हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आई एम योर राइटर फ्रेंड नितिन मिश्रा। मैं हूं आपका कथा सारथी और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आरसीएसजी के सर्व आयुध के बारे में। जी हां, सर्वनायक सीरीज की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट सर्व आयुध। आखिरकार मुझे जहां तक लगता है ये किताब अभी तक आपके हाथों में पहुंच चुकी होगी, किताब का जादू आप पे चल चुका होगा। इतने मनमोहक दृश्य, चाहे वो गोजो और सुपर कमांडो ध्रुव के अपने भय को जीतने की द्वंद्व हो, या फिर इस किताब के मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर नागेश का एक्शन। अब नागेश और त्रिकाल आमने सामने आ चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि इन दो महानायक के पुत्रों का ये घमासान इस कथा में आगे क्या मोड़ लेकर के आता है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सर्व आयुध के बारे में, तो इसी पे अभी स्टिक करते हैं। कुछ इससे रिलेटेड दिलचस्प बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जिस बारे में मैं बात करना चाहूंगा, बुद्धिपासा। बुद्धिपासा जहां पे अब सुपर कमांडो ध्रुव और गोजो पहुंच चुके हैं और एक दूसरे से आमना सामना करने के लिए एक बहुत अनोखी स्पर्धा कर रहे हैं, जहां पर वो खुद एक दूसरे से लड़ने के बजाय अलग अलग आयामों से उन आयामों के महानायकों का कर रहे हैं आवाहन। और आपको इन महानायकों के रूप में जो आमने सामने दिखने वाले हैं, ये कोई सस्पेंस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आतंकहर्ता नागराज और नरक नाशक नागराज आमने सामने आने वाले हैं। चाहे वो परिरक्षक भोकाल हो, चाहे वो दनादन डोगा हो, चाहे वो नरहरि हो, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं हमारे मल्टीपल यूनिवर्सेस के जो यहाँ इस बुद्धि पासे पे एक दूसरे से द्वंद्व करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट कहां से आया, इसके बारे में मैं आपसे कुछ रोचक तथ्य साझा करना चाहूंगा। जब सर्वनायक के प्रतियोगिताएं, कोई भी प्रतियोगिता, जो भी स्पर्धा हो रही है, उस पे हमारा लंबा डिस्कशन होता था कि अगली स्पर्धा क्या होगी। जैसे खास करके अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो कि जिस समय डोगा और योद्धा की स्पर्धा चल रही थी, उस स्पर्धा के ऊपर मुझे लगता है कि सबसे लंबा डिस्कशन मेरा और संजय सर का हुआ था कि वो स्पर्धाएं किस तरीके की होनी चाहिए। बिकॉज दो ताकत के देवता, लाइक टू कैरेक्टर्स हु डिफाइन पावर, शेयर पावर, वो जब आपस में लड़ेंगे तो उनका द्वंद्व, उनकी स्पर्धा कैसी होगी। तो उसके ऊपर उन स्पर्धाओं को डिजाइन करने के लिए हमने बहुत ज्यादा माथापच्ची की थी। सिमिलरली यहाँ पे तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने दिमाग से लड़ रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव ऑब्वियसली अपने दिमाग के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, और गोजो को अभी तक आप लोगों ने इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा था। मेरा हमेशा से गोजो को लेकर के मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो यही रहा था। इनफैक्ट जिस समय ध्रुव वर्सेस गोजो की बात हुई थी, संजय सर ने मुझसे पूछा कि तुम गोजो को ध्रुव के अगेंस्ट क्यों रख रहे हो। लाइक शुक्राल को रख सकते हो, उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दिमाग के हिसाब से वो चलेगा, बट गोजो के पास ऑलरेडी 7 शक्तियां हैं, उसके पास 7 माइटी वॉरियर्स हैं, उसको क्या जरूरत है दिमाग लगाने की। मैंने कहा एग्जैक्टली इसीलिए उसको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास 7 शक्तियां हैं, 7 महाशक्तियां हैं। तो गोजो के पास अपना क्या है, गोजो के पास अपनी बुद्धि है। मेरे हिसाब से गोजो अपने समय का सबसे बुद्धिमान योद्धा रहा होना चाहिए। तो मैंने गोजो को उस तरीके से ही डिजाइन किया, उस तरीके से ही दिमाग में मैं उसको लेकर के चला कि जब गोजो ध्रुव के सामने होगा तो किसी भी तरीके से बुद्धि में वो ध्रुव से कमतर नहीं होगा। अब बुद्धि पासे की जब बात आई तो मैंने उस समय सर से मेरा ये डिस्कशन चल रहा था। संजय सर बोल रहे थे कि जब अगर हम सर्वनायक में सब कुछ लेकर के आ रहे हैं वास्तव में, तो फिर बेटा इसमें आतंकहर्ता नागराज और नरक नाशक नागराज कैसे आएंगे।
क्योंकि अगर ये मेन स्टोरी लाइन में आते हैं तो ऑब्वियसली वो कहानी का जो बैलेंस है उसको डावाडोल कर देंगे। तो ये हमने शुरू से ही दिमाग में बिठा के रखा था कि अगर हम नरकनाशक नागराज और आतंककर्ता को लेकर के आ रहे हैं तो वो किसी ना किसी स्पर्धा के ही दौरान होगा। अब यहां पर बुद्धि पासा जिस समय हमने ये इस पे काम करना शुरू किया उस समय ये परफेक्ट टाइमिंग थी कि अब नरकनाशक नागराज और आतंककर्ता को एक दूसरे के आमने सामने लेकर के आया जाए। यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि गोजो वर्सेस ध्रुव करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जहां पे ध्रुव की मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की जाती है वहीं पर मैं ये दिखाना चाहता था कि ध्रुव सिर्फ मेंटल एबिलिटीज के ही बदौलत नहीं, लाइक उसका अगर एक सप्त शक्ति धारक उसके सामने रखा जाए तो भी ऑब्वियसली ध्रुव ने अपने जीवन काल में अपने करियर में बहुत बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ा है। तो सप्त शक्ति धारक जैसा कि कहा जाता है ध्रुव के जो भी चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ एक आत्मबल के साथ बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ध्रुव डेफिनेटली गोजो को परास्त कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक कांटे की टक्कर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ध्रुव इसमें हारने वाला है, बिल्कुल हो सकता है कि ध्रुव इसमें जीत जाए, लेकिन टक्कर कांटे की होगी। अब कुछ चीजें मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की टीम कॉमिक बुक को आखिरी समय तक लाइक प्रिंट में जाने के टाइम तक हमारा एडिटिंग का काम रुकता नहीं है। एक दिलचस्प वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। ये इस कहानी का आर्टवर्क जो था वो 2016 में ही बन चुका था। 2016 में बने हुए आर्टवर्क में उस समय के हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के पास जब स्क्रिप्ट जाती है तो प्रॉपर रेफरेंसेस नहीं होते हैं या इतने सारे रेफरेंसेस होते हैं कि जिसमें कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो कुछ ऐसा हुआ कि हेमंत के पास जो कैरेक्टर्स गए थे उसमें उन्होंने कंफ्यूजन में कश्यप की जगह बृहस्पति को बना दिया। अब आर्टवर्क बन के तैयार हो गया और जब इस समय वो एडिट होने आया तो हमारे सामने ये गड़बड़ आई कि कश्यप की जगह जहां पे कश्यप बने होने चाहिए थे वहां हर जगह बृहस्पति बने हुए थे। हमारी टीम ने लास्ट मोमेंट पे बृहस्पति को ठीक करके कश्यप को जहां दिखाना चाहिए था वहां दिखाया है। इसके अलावा एक और चीज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसे ये आप अगर स्टार्टिंग पैनल देखें आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में ऐसा हुआ था कि अघोरी ने बॉर्डेलो और उसकी पूरी सेना को अपने बटुए में बंद कर लिया था। अब जिस समय ये चैप्टर्स लिखे जा रहे होते हैं उस समय कहानी स्क्रिप्ट वाइज नहीं लिखी जाती। लाइक अगर 90 पेज का एक इश्यू है तो हम उसको इश्यू वाइज नहीं लिखते, चैप्टर्स लिखे जाते हैं, फिर उनको ब्रेक डाउन होता है। तो जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था अघोरी बॉर्डेलो और उसकी सेना को पकड़ता है और उसके बाद उसको अपने बटुए में बंद कर लेता है। उसके बाद एक घटना घटित होती है जिसके बाद बॉर्डेलो और उसकी सेना आजाद हो जाते हैं। वो घटनाक्रम हम आगे लेकर के आने वाले थे। जब ये कहानी लिखी गई और उसका आर्टवर्क बन गया उसमें उस घटनाक्रम का मेंशन नहीं था। तो जब ये कहानी अब छपने की कगार पे आई तो संजय सर ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा है कि यहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अराइज हो रही है क्योंकि हमने अभी तक इस चीज को क्लियर आउट नहीं किया है। अब ये सीक्वेंस हम आगे जाकर के क्लियर आउट करने वाले हैं कि अघोरी ने बॉर्डेलो और उसकी सेना को पकड़ के छोड़ क्यों दिया। तो यहां पर जो कहानी और डायलॉग्स थे उनको चेंज किया गया और बकायदा इसका मेंशन किया गया है कि बॉर्डेलो और उसकी सेना कैसे आजाद हुए। इसके अलावा ये इश्यू खास करके भूतनाथ की एंट्री के लिए याद रखा जाएगा। यहां पर नूतन कॉमिक्स के स्टार कैरेक्टर्स भूतनाथ और राका सर्वनायक सीरीज में अपनी एंट्री कर रहे हैं। अब भूतनाथ और राका और ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे सर्वनायक सीरीज में अपनी एंट्री करने वाले हैं।
ये कैरेक्टर्स जब जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे इनके बारे में मैं आपको और अवगत कराते जाऊंगा, इनके बारे में तब बात करेंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपके पास आपके प्रति पहुंच चुकी होगी। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए। अगले सर्वसमर के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।